नमस्ते दोस्तों, डेट आज की 29 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका स्वाध्याय एंड स्टडी के वोकेब डिस्कशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वोकेब। आज का पहला वोकेब है हिंजेज ऑन। हिंजेज ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, मीनिंग है टू डिपेंड ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज़ पर निर्भर करना। हिंजेज ऑन मतलब किसी चीज़ पर निर्भर करना। हिंज का मतलब होता है HINGE, हिंज यानी पर निर्भर करना, और हिंज यानी फांसी, लटकना, फंदा, चूल, वह कोई चीज़ जिस पर कोई दूसरी चीज़ निर्भर करे। तो हिंज ऑन उसके ऊपर, ऑन यानी ऊपर। तो हिंज जो आपका कीवर्ड होता है तो वो किस पे रहता है? कब्जे के ऊपर टिका रहता है ना, उसी के चारों तरफ घूमता है वो, तो हिंज का रहता है उस पर। कब्जे पे क्या रहता है? वो हिंज रहता है, मतलब डिपेंड करता है। तो इसको आप अगर याद करना चाहो एक फनी वर्ड्स के अंदर, तो एक वर्ड्स बनाते हैं हिंज डे से कोरिलेट करते हैं इसको। हिंज डे पर कोई निर्भर नहीं करता है, मतलब हिंज ऑन, मतलब हिंज ऑन यानी निर्भर करना, पर निर्भर करना। तो हिंज डे पर कोई निर्भर नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। आज यहाँ है, कल वहाँ है, कोई पता नहीं रहता उनका। तो सो होप हिंज ऑन यानी निर्भर करना, टू डिपेंड ऑन, आपको मेमोराइज हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट है टेम्प डाउन। टेम्प डाउन का मीनिंग है टू रिड्यूस द अमाउंट, द लेवल, द साइज और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ की अमाउंट यानी उसकी मात्रा को घटाना, रिड्यूस करना, या उसके जो स्तर को घटाना, उसकी साइज को घटा देना, या उसके महत्व को कम कर देना, वो कहलाता है टेम्प डाउन। और टेम्प डाउन अगर आप इसको एक फनी वर्ड्स में यानी नेमोनिक्स की जैसे याद रखना चाहो तो टेम्पर से कोरिलेट कर सकते हैं। TEMPER, टेम्पर का मतलब होता है स्वभाव, और TAMP, टैम्प का मतलब होता है कूटना, ठूस कर भरना। और टैम्प यानी TAMP, टैम्प यानी कूटना या ठूस कर भरना। ठूस कर भरा पर डाउन कर दिया आपने, तो मतलब नीचे कर दिया, ठूस के भरा के नीचे, मतलब आपने उसको रिड्यूस कर दिया अमाउंट में, या उसका साइज भी रिड्यूस कर दिया। ठूस ठूस के भरोगे तो उसका लेवल भी रिड्यूस हो जाएगा और इम्पोर्टेंस भी कम हो जाएगी उसकी। तो इसको टेम्पर से कोरिलेट कर सकते हैं। TEMPER, टेम्पर यानी स्वभाव। जैसे किम जोंग का टेम्पर आपने देखा है, ट्रंप का टेम्पर आपने देखा है। तो अगर ट्रंप साहब और किम जोंग का टेम्पर डाउन हो जाता है तो उनका क्या है, इम्पोर्टेंस भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनके टेम्पर की वजह से ही लोग उनको ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि वो एक तरह से फनी टाइप के हैं और एक तरह से डिक्टेटर हैं, एक तरह से कुछ भी बोल देते हैं। तो उनका टेम्पर ही ऐसा है, तो उनका टेम्पर अगर डाउन हो जाए तो उनको कोई पूछेगा नहीं, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस रिड्यूस हो जाएगी, उनका जो लेवल है रिड्यूस हो जाएगा, उनका जो साइज है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो सो होप आप टेम्प डाउन मतलब उसके अमाउंट में या लेवल में या साइज में, इंपॉर्टेंस में कुछ रिडक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं टेम्प डाउन। तो सो होप आप इसको समझ जाओगे। तो चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है फंड हाउसेज। ये ए फंड हाउस इज ए कंपनी, मतलब एक कंपनी है ये दैट जो कि इन्वेस्ट द पुल्ड मनी ऑफ इन्वेस्टर्स टू बाय फिनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज एटसेट्रा। तो एक कंपनी है फंड हाउस, मतलब एक कंपनी, फंड हाउस एक मतलब एक से ज़्यादा कंपनियों के लिए यूज में हुआ है, तो यानी प्लूरल नाउन है। तो फंड हाउस क्या होता है? एक कंपनी होती है जो क्या है, मनी पूल करती है। मनी पूल करने का मतलब हो गया वो क्या है, जमा करती है। पूल यानी जमा करना। तो लोगों से जैसे आप गांव के हैं या देश के या ज़िले के कुछ लोग हैं, मिलके कंपनी को पैसा जमा करा रहे, वो कंपनी क्या कर रही है, फिर उसको शेयर मार्केट में लगा रही है। जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपसे पैसे ले लिया जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो एक से ज़्यादा शेयर कंपनीज में उसको इन्वेस्ट कर देती है। तो वो क्या होता है, वो बैलेंस हो जाता है कि किसी शेयर में लॉस होता है, किसी में प्रॉफिट होता है। तो ओवरऑल जो देखा जाए तो 10 से 15% या 20% के लगभग आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिल जाता है, और मतलब एक प्रॉफिट हो जाता है आपको। तो ये फंड हाउस एक कंपनी हो गई। वो क्या करती है, ये इन्वेस्ट करती है, किसको करती है, पुल्ड मनी ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर जो होते हैं उनसे जमा की हुई मनी जो होती है, धन होता है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में, यानी शेयर मार्केटिंग में, जैसे स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज एक्सेट्रा। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे फंड हाउसेज को, जो एक कंपनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इन द वेक ऑफ। इसका मीनिंग है हैपनिंग आफ्टर एन इवेंट और एज ए रिजल्ट ऑफ इट, मतलब के परिणाम स्वरूप,
इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ मतलब के परिणाम स्वरूप, हैपनिंग यानी घटित होना, आफ्टर एन इवेंट किसी घटना के बाद में घटित होना यानी के परिणाम स्वरूप होना, और एज ए रिजल्ट ऑफ इट किसी के परिणाम के स्वरूप होना। तो इसको अगर आप याद रखना चाहो तो इसको वेक, WAKE, वेक का मतलब होता है जगा हुआ, जागृति, जागना, और जाग। और वेक अप का मतलब होता है उठो। इन द वेक ऑफ मतलब जागने के बाद, मतलब आप लोग अवेयर हो गए, तो उसके बाद आपने जो काम किया तो वो रिजल्ट आया ना, एक घटना घटी ना, तो उसको बोलते हैं इन द वेक ऑफ, मतलब आपकी जागृति के बाद, आपने अवेयर होने के बाद। तो सो होप ये आप मेमोराइज कर सकोगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब होता है ए टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, टू चेंज क्विकली, क्विकली का मतलब होता है बहुत जल्दी, एंड अनप्रिडिक्टेबली, अनप्रिडिक्टेबली मतलब प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, उसके बारे में बताना, भविष्य के बारे में, यानी अनुमान लगाना, जिस अनप्रिडिक्टेबली यानी जिसके बारे में अनुमान नहीं लगा सके, जिसकी भविष्यवाणी न की जा सके। तो वोलेटिलिटी का मतलब हो गया टेंडेंसी, प्रवृत्ति किसकी, टू चेंज क्विकली एंड अनप्रिडिक्टेबली, मतलब तुरंत चेंज होने वाला और जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सके, अस्थिरता। तो आपने देखा होगा जो आपके मोबाइल के अंदर एक मेमोरी होती है रैम, तो रैम मेमोरी क्या होती है, अस्थिर होती है, वो हमेशा नहीं होती। जैसे आपने रीसेट किया और रैम खाली हो जाती है, और ये ऑटोमेटिक जैसे आपने स्विच ऑफ किया तो भी रैम खाली हो जाती है, मतलब वो वोलेटाइल है इन नेचर, मतलब वो स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो वोलेटिलिटी को आप अगर याद रखना चाहो मध्य वर्ड्स में तोड़ के, तो बोले तो इति, मतलब बोले को कोरिलेट कर लो, बोले तो ती, इति, बोले तो इति, मैंने इति का मतलब होता है समाप्ति यानी अंत, यानी बोले तो इति बोलने में ही जो समाप्त हो जाए। तो वोलेटिलिटी मतलब अस्थिर है, जो जैसे आप बातचीत करो, इतनी देर में उत्पन्न हुई, इतनी देर में नष्ट भी हो गई, मतलब वोलेटिलिटी, बोले तो इति, तो अस्थिर हो गई। तो जैसे आप वोलेटाइल मेमोरी जो कि कंप्यूटर में कभी स्थिर नहीं रहती, हमेशा टर्न ऑफ करते ही डिलीट हो जाती है। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग क्यों, वाइंडिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है, मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग ए बिजनेस दैट इज नॉट सक्सेसफुल and has debts that it cannot manage or end something। मतलब एक वार्निंग में एक प्रोसेस है, किसका है, एक बिजनेस को समाप्त करने का, दैट इज कौन से बिजनेस को, जो कि दैट इज नॉट सक्सेसफुल, जो कि सफल नहीं हुआ, और हैज डेब्ट्स, डेब्ट्स का मतलब उधार, बहुत सारा कर्जा है उसके ऊपर, डेब्ट्स यानी उधार या कर्जा जो भी है, और दैट इट कैन नॉट मैनेज, जो कर्जा इतना हो गया जिसको ये मैनेज नहीं कर सकता, एंड समथिंग, कैन नॉट एंड समथिंग, कैन नॉट मैनेज मतलब समापन। तो वाइंडिंग का मतलब होता है WIND, वाइंडिंग यानी घुमावदार, टेढ़ा, वक्र। जब आपने फैन की वाइंडिंग देखी होगी, उसमें क्या होता है, एक वायर होता है, वो घुमावदार, उसको घुमा घुमा के एक वाइंडिंग बना देते हैं घुमावदार। तो वाइंडिंग अप यानी ऊपर हो जाता है, वाइंडिंग अप का मतलब समेटना, यानी वाइंडिंग को अप, यानी आपने पहले तो क्या किया था, वाइंडिंग बना दी, तो आपने एक तरह से इन्वेस्ट कर दिया, वाइंडिंग किया मतलब इन्वेस्ट किया किसमें, बिजनेस में, लेकिन अब आपसे संभले नहीं संभल रहा, लॉस हो रहा है, तो अब वाइंडिंग को अप कर रहे हो, मतलब वापस से समेट रहे हो, तो समापन, वाइंडिंग अप का हो गया समापन, वाइंडिंग अप मतलब समेटना। तो सो होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ का मतलब हो गया टू प्रिवेंट समवन और समथिंग अनप्लीजेंट फ्रॉम हार्मिंग और कमिंग क्लोज टू यू, मतलब प्रिवेंट यानी रोकना होता है, तो समवन किसी को, यानी समथिंग किसी वस्तु को, अनप्लीजेंट क्या होता है, जो सुहाना नहीं है, जो मन के अकॉर्डिंग नहीं है, फ्रॉम हार्मिंग, हार्मिंग का मतलब होता है हानि करने से, और कमिंग आने क्लोज टू यू, आपके क्लोज आने से यानी पास में आने से, या आपको हानि पहुंचाने से, किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को जो कि अच्छा नहीं है उसको रोकना कहलाता है, उससे बचना, यानी वार्ड ऑफ करना। वार्ड, अब इसमें अगर आप इसको याद रखना चाहो तो WARD, वार्ड का मतलब होता है परवरिश, या मोहल्ला भी होता है, या संरक्षण भी होता है, हिरासत भी होता है। तो वार्ड को यहाँ पे आप हॉस्टल के वार्ड से कोरिलेट कर लो, वार्डन से। और ऑफ का मतलब होता है समाप्ति, OFF, ऑफ यानी समाप्ति या मृत्यु भी होती है। तो वार्ड ऑफ मतलब हॉस्टल, इसको एक फनी सेंटेंस बनाते हैं,
जिससे आप याद रखोगे इसको। हॉस्टल में उसका अपराध इतना जघन्य था कि वो केवल और केवल वार्डन के ऑफ होने से ही बच सकता था। मतलब वार्डन के ऑफ होने से मतलब वार्डन के मरने से ही, क्योंकि अगर वार्डन नहीं मरती है तो क्या है, वार्डन को उस चीज़ का पता चल गया तो वो उसको रहने नहीं देगी। तो वार्ड ऑफ मतलब से बचना किसी। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अपना इंसिपिएंट। इंसिपिएंट का मतलब होता है बिगिनिंग टू हैपन और डेवलप, मतलब किसी चीज़ का घटित होना या विकसित होने का जो आरंभिक चीज़ होती है, शुरू का जो चीज़ होती है, तो उसको बोलते हैं प्रारंभी। इंसिपिएंट, बिगिनिंग टू हैपन और डेवलप, मतलब जो शुरू करे, प्रारंभी। इंसिपिएंट फॉल्ट जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, ITI वाले बच्चे जानते हैं। इंसिपिएंट फॉल्ट क्या होता है, शुरू वाला फॉल्ट। तो इसको अगर आप याद रखना चाहो तो ट्रांसफार्मर से कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा एक वर्ड बनाते हैं जैसे इनसिपिएंट। इन का मतलब होता है अंदर, CP का मतलब CP जो समुद्र में पाया जाता है, एंट का मतलब होता है चींटी। तो इंसिपिएंट तो CP के अंदर ही चींटियों ने रहना प्रारंभ किया था। इंसिपिएंट तो शुरू में जब चींटियाँ ये धरती पर उत्पन्न हुई तो उन्होंने क्या किया था, इंसिपिएंट मतलब CP के अंदर ही चींटियों ने रहना प्रारंभ किया था। तो प्रारंभिक, इंसिपिएंट का मतलब हो गया प्रारंभी। अब ये जो सेंटेंस बोल रहे हैं ना, CP के अंदर ही प्रारंभ किया था, ये सत्य नहीं है, केवल फनी वर्ड्स है। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स ए नेचुरल डिजायर टू सेटिस्फाई ए बॉडीली नीड स्पेशली फॉर फूड, मतलब भूख। एक नेचुरल यानी प्राकृतिक, डिजायर यानी इच्छा, तो प्राकृतिक इच्छा किसके लिए, टू सेटिस्फाई उसको संतुष्ट करने के लिए, किसको, ए बॉडीली नीड एक शारीरिक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए जो जरूरी है उसे बोलते हैं एपेटाइट, स्पेशली फॉर फूड, यानी विशेषतः किसके संदर्भ में, भोजन के संदर्भ में। तो एपेटाइट मतलब हो गया भूख। अब इसको अगर आप याद रखना चाहो तो एक फनी सेंटेंस बनाते हैं, एक पेट भूख मिटाने पर ही टाइट होता है। एक पेट टाइट, एपेटाइट मतलब एक पेट टाइट। एक पेट टाइट कब होता है, जब भूख मिट जाती है, यानी जब भोजन खा लेता है तो पेट टाइट हो जाता है। एक पेट टाइट, ऐसे एक पेट टाइट। तो एपेटाइट मतलब भूख। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट है कोलेक्टेड। कोलेक्टेड का मीनिंग है टू कलेक्ट और गैदर टुगेदर, यानी सभी जगह से सूचना एकत्र करना। कोलेक्टेड, टू कलेक्ट और गैदर टुगेदर। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, गैदर में ना एक जगह करना, तो टुगेदर यानी साथ साथ। तो कोलेक्टेड का मीनिंग आप समझ गए होंगे। और इसको अगर आप याद रखना चाहो तो एक फनी सेंटेंस बनाते हैं, जो भी स्टूडेंट लेट आए को कॉलेज के अंदर लेट, कॉलेज लेट, जो भी स्टूडेंट लेट आए उन सबको प्रिंसिपल ने इकट्ठा करके सजा दी। कॉलेज के अंदर लेट, तो कॉलेज के अंदर लेट आने और इकट्ठा करके सजा मिलती है। तो कोलेक्टेड मतलब इकट्ठा, एकत्रित। कोलेट यानी इकट्ठा करना, एकत्रित करना। कोलेटेड यानी इकट्ठा की गई चीज़ें। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है चीक बाय जॉल। ये फ्रेजल वर्ड है, इसका मीनिंग है वेरी क्लोज टुगेदर। अब चीक का मीनिंग है था गाल, कपोल जिसे बोलते हैं, और जोल का मतलब भी गाल भी होता है, जबड़ा भी होता है। तो ये CHEE के चीक यानी गाल, गाल बाय यानी पास में भी होता है और के द्वारा भी होता है, गाल के पास गाल, इसका अर्थ ही हो ना वेरी क्लोज टुगेदर। तो चीक बाई क्लोज, चीक बाई जोल, मतलब ठोडी के पास गाल या गाल के पास गाल, तो मतलब बहुत वेरी क्लोज टुगेदर। तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं कि चीक बाई जोल का मतलब होता है वेरी क्लोज टुगेदर। अब ये चीक का 2-3 मीनिंग और है। CHIC चिक, चिक यानी होता है मुर्गी का चूजा या बच्चा, और CHIK चिक होता है मांस बेचने वाला कसाई। तो सो होप आप चिक और चिक के अंदर डिफरेंस कर सकोगे, और इस ये मीनिंग आपको मेमोराइज हुई होगी, चीक बाई जोल। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। अर्ली ऑन, ये फ्रेजल वर्ब है, इन मीनिंग है इन द बिगिनिंग स्टेज ऑफ समथिंग, मतलब शुरुआत से ही। इन द बिगिनिंग स्टेज यानी शुरू की जो स्टेज है किसी चीज़ की, उसमें उसको कहते हैं अर्ली ऑन। अर्ली का मतलब आपको पता ही है, अर्ली यानी जल्दी, ऑन यानी शुरू होना, जो जल्द शुरुआत से ही जो हो
शुरुआत से ही हो तो उसको कहते हैं अर्ली ऑन। तो ये आराम से सभी को याद होगी। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। एकिन टू मतलब सिमिलर और क्लोज टू। मीनिंग हो गया सिमिलर और क्लोज टू, यानी सिमिलर समान, सदृश्य। तो एकिन अगर इसको याद रखना चाहो, एक इंक, एक इंक को कैसे तोड़ोगे? एक इंक, जो सभी जो समान सदृश पेन हैं वो एक ही इंक के होते हैं। एक इंक, यकीन करो एक ही इंक के पेन सदृश होते हैं, समान होते हैं। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। हमारी आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।